हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाशा आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका कि नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट। और इस चैनल पे हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। वो भी शॉर्ट लेक्चर होगा ये। जैसे कि आपकी डिमांड है ऐसा ही मेरे को लग रहा है, तो है ना, उसमें शॉर्ट लेक्चर में हम अपन पढ़ेंगे क्या क्या, वो देख लेते हैं एक बार। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हमारे पॉइंट्स हैं द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के व्हाट वी रीड। हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्लोबलाइजेशन की, है ना। ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा, टाइप्स ऑफ थिंग्स विच मूव, कौन कौन सी चीजें उनके साथ गई। इस सिल्क रूट बड़ा सुना है, सिल्क रूट के बारे में आजकल भी मुद्दा उठता है। सिल्क रूट दूसरा बनवाया जाएगा किसके, चाइना के द्वारा, चाइना इंडिया के द्वारा। लेकिन सिल्क रूट के बारे में भी हम देखेंगे क्या है सिल्क रूट। अमेरिका फाउंड बाई कोलंबस, कोलंबस ने, है ना, अमेरिका को पाया, अमेरिका को ढूंढा। ये क्या है, अमेरिका पहले अस्तित्व में नहीं था क्या, ये आसमान से गिर गया और अमेरिका को ढूंढ लिया गया कोलंबस ने। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। अब ब्रिटेन की केस स्टडीज देखेंगे हम, और माइंड मैप देखेंगे ब्रिटेन की केस स्टडी का। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल हम, है ना, जो अपना अगला पार्ट है उससे देखेंगे, जो कि होगा 1890 इन इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत के अंदर और भारत के बाहर। मतलब 1890 में क्या हुआ, 1890 के दशक में। फिर हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आए थे। देन आफ्टर 1890, 1890 के बाद क्या हुआ। एंड लास्टली वी कैन सी दैट अफ्रीका कंडीशन, अफ्रीका में क्या हाल हुआ था, क्या कैसी प्रॉब्लम्स आने लगी थी अफ्रीका में, जिसकी वजह से, है ना, अफ्रीका, है ना, सबसे ज्यादा पिछड़ा कॉन्टिनेंट बन गया। और उस वक्त में अफ्रीका को कहा गया दिस इज अ लेबर कॉन्टिनेंट। मतलब कि यह वह देश है, जो यह वह महाद्वीप है जहां पर देखा जाता है मतलब जहां पर आपको मजदूर मिल सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें होने लगी थी। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। ठीक है, रुक जा, कहाँ पे पहुंच गया भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म। तो देखिए, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। हाँ, हम देख रहे हैं कि, है ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब पहले फाइंड आउट करते हैं हम। व्हाट द मीन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1991 में हमारे मनमोहन सिंह जी ने भी, है ना, ग्लोबलाइजेशन पे बिल पास करवाया था, कह करके कि ग्लोबलाइजेशन वी नीड इट, इफ वी आर नॉट डू ग्लोबलाइजेशन इन आवर कंट्री देन वी आर द बैकवर्ड कंट्री, वी आर काउंटेड इन द बैकवर्ड कंट्री। हम, है ना, पीछे बैठी हुई कंट्रीज के नाम पे गिने जाएंगे। जैसे कि आज के वक्त में अफ्रीका की किसी भी कंट्री को आप उठा के देख लो, आप यही कहोगे ये बहुत पिछड़ी कंट्री है। वजह, क्योंकि उन्होंने, है ना, ग्लोबलाइजेशन को काफी समय बाद, है ना, अलाउ किया था अपने देश में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब कि, है ना, एक देश को या फिर, है ना, दुनिया को छोटा कर देना। मतलब दुनिया के, है ना, जो बाउंड्रीज है ना, उनको छोटा कर देना। सॉरी, मतलब एक तरह से पहले क्या हाल था, पहले, है ना, ट्रेडर्स थे, लेकिन, है ना, इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता था पहले, है ना, बाउंड्री इंटरलिंक्ड नहीं थी, लोग, है ना, सामान का आना दे और जाना नहीं हो पाता था, लेन देन नहीं कर पाते थे। तो इन सब चीज की वजह से, है ना, काफी प्रॉब्लम्स होती थी। अब दैट टाइप ऑफ थिंग क्रिएट अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन इन दी कंट्रीज। कई कंट्रीज में, है ना, इनकी वजह से, है ना, तरक्की नहीं हुई। अब जब तरक्की नहीं हुई तो उन्होंने एक सिचुएशन निकाली जिसका नाम आया ग्लोबलाइजेशन। कि जो भी, है ना, एरिया हम देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है, उस एरिया को, है ना, एज अ शिप, एज अ रोड, एज अ हाईवे और एज अ प्लेन, मतलब एयर एयर ट्रांसपोर्ट, हम, है ना, ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम उस जगह पर जा सकें और उस जगह की चीज़ों का लुफ्त उठा सकें, उस जगह की चीज़ों का मजा ले सकें, उस चीज़ों को अपने फायदे के लिए काम में ले सकें। इसका मतलब हुआ ग्लोबलाइजेशन। कि ऐसी जगह जो कि हमसे दूर है, उस जगह को अपने पास लाना, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मतलब मोबिलिटी के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन की वजह से। इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। अब आप देख रहे हैं मैप में कि एक जगह से कई जगह पर ऐसे जाया जा रहा है, ये देखो, ऐसे कई जगह पर जाया जा रहा है एक जगह से, तो इसको ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो हमने किया, इसमें क्या क्या चीज ऐसी थी जो कि, है ना, मूव करी जाती थी, उनको देखते हैं। तो इसमें मूव करने वाली कुछ चीज़ों के नाम हैं, जैसे कि जैसे कि ट्रेडर्स जो थे ना, वो आते थे और आकर, है ना, अब पहले के वक्त में ऐसा तो ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, मोबिलिटी थी नहीं कि, है ना, एक दिन में, है ना, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाएं। कई दिनों तक, है ना, कई ऐसे महीनों तक भी सफर करना पड़ता था। और ट्रेडर्स जो थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स, वो, है ना, किसी दूसरे देश में जा करके या किसी दूसरी जगह पे जा करके सामान उठाते और अपने देश में ला करके बेचते थे। तो ये सब जब वो करते थे तो वो ऐसे तो है नहीं कि, है ना, अपने साथ कुछ लेके नहीं जाएं।
उस वक्त में जंगल भी थे, उस वक्त में है ना पेड़ पौधे भी इतने ज्यादा थे कि है ना कहीं कहीं पे आपको है ना रुकना पड़े है, और कई महीनों तक का हैक्टिक ट्रैवलिंग होता था। तो ट्रेडर्स कुछ तो अपने साथ में ले जाते थे, जैसे कि हम है ना इसमें पढ़ेंगे एक चाउमीन, जो चाउमीन आप पढ़ देखते हो ना, सुनते हो ना, ये चाउमीन जब है ना चाइना से उठाई और यूरोप में ले जा रहे थे ना इसको, तो चाउमीन चाइना से यूरोप में जाते जाते पास्ता बन गई, और इसको हम आज के वक्त में आप पास्ता कहते हो इसको ही, चाउमीन को ही। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ट्रेडर्स अपने साथ लेके जाते थे, और उनको लेकर जाते थे ना तो वो ट्रेडर्स है ना उस चीज़ को है ना दूसरी जगह पर भी दिखाते थे, और वो लोग भी उस चीज़ को पसंद करके अपने पास रखते थे और है ना उस चीज़ का प्रोडक्शन करते थे, और इस तरह से है ना गुड्स और सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, और इसको ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना। अब ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें गई थी, आप देख रहे हैं, मैंने एक देखा है कि जैसे कि चीज़ और जैसे कि पोटैटो, आप आज के वक्त में है ना टोमेटो पोटैटो मतलब आलू टमाटर प्याज वगैरह आसानी से आपको मिलते हैं, लेकिन ये आए कहाँ से? असलियत तो बात ये है कि जो आलू है ना, आलू और टमाटर, ये है ना अमेरिका के से है। तो अपने भारत में आलू टमाटर के पहले प्रचलित नहीं था, बहुत कम थे, जब है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट 15th सेंचुरी की, 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मतलब 1401 से लेके 1499 तक जो कुछ था, उस वक़्त ना आलू का चलन नहीं था। इसलिए है ना लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी होती थी। जो यूरोप के लोग थे वो है ना मीट पे ज़्यादा डिपेंड थे। अब उनको मीट भी नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे मिलता था, तो मज़दूर वग़ैरह तो ऐसे ही भूखे रहते थे, उनका तो हाल बहुत भयानक था। ब्रिटेन अभी है ना कुछ 2 शताब्दी पहले ही, या फिर कहा जाए तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन है ना थोड़ा-सा अमीर हुआ है, नहीं पहले ब्रिटेन इतना अमीर नहीं था। हमारा भारत और चाइना सबसे ज़्यादा अमीरों में गिना जाता था, बिकॉज़ ऑफ सिल्क रूट। अभी आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एज़ अ ग्लोबलाइज़ेशन के थ्रू पहुँचाई गई थी। अब आप देख रहे हैं कि है ना बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो भी है ना कहाँ पे, हमारे भारत का है, लेकिन है ना भारत से वो चाइना, श्रीलंका और भी है ना कई यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर कहा जाए तो अमेरिकन कंट्रीज़ में भी पहुँचा। उसके पहुँचने की मेन वजह थी यही कि मोबिलिटी हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और वो ट्रांसपोर्टेशन है ना कई तरह से हो रहे थे, जैसे कि एयर एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। इस तरह से कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है ना ऐसे रिलीजन, ऐसे है ना गुड्स सर्विस पहुंचाए जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। अब देखो, बुद्ध जो थे ना वो भारत के थे, उनका धर्म भारत में ही रह जाता, लेकिन उनके धर्म को भारत से बाहर किसने पहुंचाया? ट्रेडर्स। कोई ट्रेडर्स अपने भारत में आया, उसको बुद्ध की जो बातें थी, जो 4 बातें उन्होंने कहा था, धर्मा, परमा और कुछ ऐसी बातें जो कही थी उन्होंने, तो उन सब बातों को पसंद करके एक ट्रेडर अपने साथ में है ना दूसरी जगह पर लेके गया। उसने वही बातें है ना और सब जगह और सबों से कहा, कुछ और लोगों को पसंद आने लगा, तो सबने मिलकर सॉरी सबने मिलकर इस बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिया। ठीक है ना। हमने ये देखा। अब ग्लोबलाइजेशन का आपने सीन समझ लिया ना, ग्लोबलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कई चीजों को पहुंचाना ग्लोबलाइजेशन है। ट्रेडर्स विजिट कंट्री प्रूफ इज वन ऑफ द करेंसी। ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये है ना सिर्फ एक चीज हमें पता चली है, वो चीज है हमारी काउरीज। ये जो काउरीज है ना, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, करेंसी है ये काउरीज। जो आप है ना स्क्रीन पे आपको पेमेज दिख रहे हैं ना, ये शंख जैसे छोटे छोटे से जो हैं, यही हैं एक तरह के अमाउंट्स जो पहले के वक्त में दिए जाते थे। और ये अमाउंट पाए गए हैं मालदीव में। मालदीव जो आपने आज भी सुना होगा, मालदीव। तो मालदीव में पाए गए हैं। मालदीव कहाँ पर? मालदीव अगर साउथ में देखें तो है ना इंडियन ओशियन के पास में मालदीव है। ठीक है ना। तो मालदीव में पाए गए हैं ये काउरीज करेंसी। ठीक है। ये हमारा प्रूफ है जिससे कि हम कह सकते हैं कि है ना पहले के वक्त में भी ट्रेड होता था। और ये वक्त है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जब है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये इनका ऐसे सैंपल लेकर इनको चेक किया गया ना कि ये काउरीज कितनी पुरानी करेंसी है, तो इनका चेक निकला कि है ना कुछ आज से करीब 5000 साल पुरानी बात ये है कि काउरीज करेंसी को यूज करते थे एज अ ट्रेडर, एज अ करेंसी के रूप में, मतलब ट्रेडर्स करेंसी के रूप में काउरीज को यूज करते थे। अब हम देखते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट इज अ वे, इज अ पाथ, और it is a simple road, but in this road the Chinese that are the Chinese famous silk are transport in one place to another। यूरोप में है ना काफी ऐसी कंट्रीज थी जिनको है ना सिल्क पहनना काफी पसंद था। और हम देखें तो रोम, रोम जो कंट्री है ना, रोम, ROME, रोम,
तो रोम कंट्री है ना, वो है ना सिल्क को पहनना एक तरह से आली ऐसा समझती थी कि हम राजशाही हैं तो हमको सिल्क तो पहनना ही है। जैसे कि अपने भारत में भी ऐसा ही कहना था, अगर हम राजशाही हैं तो हमें सोने जवाहरात तो पहनना ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ऐसी बातों के बाद, ऐसी वजह से है ना, सिल्क को है ना रोम के अंदर काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा, ऐसे बढ़ावा मिलने लगा। सिल्क को कहा गया कि सिल्क है ना एक बहुत अच्छी धातु है, सिल्क को पहनना चाहिए, जो भी अमीर है वो सिल्क को पहने। तो ऐसी ऐसी बातें होने लगी। तो सिल्क रूट है ना, इस तरह से उस जो रास्ता था ना, जो जो भारत और चाइना की तरफ से गुजरता था और यूरोप में जाके मिलता था, इस रास्ते को है ना कहा गया सिल्क रूट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस चाइना का जो कि है ना सिल्क बनाने का चाइना को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे वक्त में है ना चाइना जो अपना फेमस सिल्क बनाता था ना, उस सिल्क की रेसिपी किसी को नहीं दिखाई इसने। इसने वो सिल्क है ना फॉरेन कंट्री मतलब यूरोप में बेचना चालू कर दिया, और यूरोप में है ना वो ले जाया जाता था सिल्क इस ही रूट के द्वारा, इसी एक पाथ के द्वारा, जिस पाथ को कहा जाता है सिल्क रूट। आप देख रहे होंगे, देखो मैंने मैप के थ्रू एक समझाने की कोशिश की है कि है ना भारत के अंदर और चाइना के अंदर व्यापार करने के सिर्फ दो साधन थे। पहला था इधर की साइड, ये रेड सी है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये रेड सी इधर जिस पर मैं कर्सर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रेड सी है ना, इस रेड सी पर है ना, इस रेड सी से निकलते हुए इधर की साइड जो जा रहे हैं अपन, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम रेड सी रूट, जो कि है ना एक तरह से है ना ओशियन के अंदर से निकल रहा है। एक तो ये रूट था हमारे पास पहले व्यापार करने का, ये बात है 14 सेंचुरी से पहले की। एक युद्ध हुआ था 1453 के अंदर, जो कि किया गया था मेडिवल इंडिया, आपने पढ़ी होगी, मेडिवल इंडिया में इस्लामिक धर्म सबसे ज्यादा ऊंचे पर था, सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। तो इस्लामिक धर्म जब स्ट्रांग है तो वो किसी कॉन्टिनेंट को छोड़ेगा तो है नहीं। तो इस्लामिक धर्म ने है ना सबसे पहले मेडिवल मेडिवल वर्ल्ड में है ना जब एक युद्ध किया, जिसका मतलब जो कि किया गया था 1453 में, 1453 में। अब ये युद्ध है ना यूरोपियन जिनकी तरफ से लड़ रहे थे, इटली या फिर रोम वगैरह, तो इनके बीच इन ये साथ में थे, इटली वगैरह यूरोपियंस, और है ना अपोजिट में थे ओटोमन तुर्क, ये इस्लामिक धर्म के लोग। इनमें लड़ाई हुई, और इनमें लड़ाई हुई ना, तब है ना इस्लामिक धर्म ने, ओटोमन तुर्क ने किनको हरा दिया, यूरोपियंस को हरा दिया। अब यूरोपियंस को हरा दिया तो बात तो सीधी है, कब्जा किसका, यूरोपियंस का। तो ये वाला हिस्सा जो कि है ना रेड सी रूट है ये वाला, और एक ये ऊपर की साइड जो आपको हिस्सा दिखा है ये सिल्क रूट है, ये वाला सिल्क रूट है, ये इधर की साइड ये सिल्क रूट है, ठीक है ना। तो ये सिल्क रूट और इधर की साइड से ये रेड सी रूट, इन दोनों पे कब्जा किसका हो गया, इन दोनों पे ओटोमन तुर्क का कब्जा हो गया। और ओटोमन तुर्क कितने हिस्से में फैला है, ओटोमन तुर्क इस पूरे हिस्से में फैला है, इस पूरे हिस्से में। तो एक तरह से सीधी सी बात है, जब ओटोमन तुर्क ने ये पूरा हिस्सा जीत लिया तो जो भी यहाँ से गुजरेगा ट्रेडर उससे टैक्स लेंगे। और ओटोमन तुर्क ने उस वक्त में इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि जो टैक्स की रेट थी ना वो 10 गुना ज्यादा हो गई। जो ट्रेडर्स पहले टैक्स दे रहे थे ना, एटलीस्ट मान के अगर अपन एग्जांपल माने तो अमाउंट के हिसाब से, कि हमारे भारत के अंदर कहें तो जैसे 100 रुपए अगर ट्रेडर एक टैक्स दे रहा है तो उसका 100 रुपए अब 1000 रुपए बन चुका था। तो ट्रेडर्स को तो कुछ मुनाफा ही नहीं था, यूरोपियन ट्रेडर्स को। तो यूरोपियन ट्रेडर्स में किन्हीं लोग थे, कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा यार ऐसा तो नहीं चलेगा। तब ऐसे वक्त में है ना इटली में है ना ये यूरोपियन में जो क्रिश्चियन धर्म है ना जो सबसे ज्यादा प्रचलित में है, इस क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज्यादा लोग इटली के एक इंसान को मानते थे, मतलब एक ग्रुप को मानते थे। तो उन्होंने है ना उस ग्रुप ने इटली के राजा को कहा कि तुम है ना कुछ ऐसा कराओ। ये कहानी है, देखो कहानी के तौर पे सुनना है इसे। इटली के राजा से कहा कि है ना भाई देख, तू ऐसे है ना अब ओटोमन तुर्क हमसे जीत गया है तो सीधी बात है ओटोमन तुर्क के अपोजिट में हम है ना अब तो खड़े हो सकते नहीं। या तो हम ओटोमन तुर्क से फिर लड़ें, तो भी हमारा पक्का है कि हम हारेंगे, क्योंकि मेडिवल इंडिया में हम देखते हैं, मेडिवल इंडिया और मेडिवल वर्ल्ड में जो पीक थी ना, बूम था ना, जो बूम पीक पावर, जो इस्लामिक धर्म थी, इस्लामिक धर्म, ठीक है। तो इस्लामिक धर्म उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर था। तो इन्होंने फिर कहा ये एक समझदारी की हरकत नहीं होगी। तो इटली ने कहा कि है ना ऐसे में हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा चाइना और इंडिया को ढूंढने के लिए, इंडिया से व्यापार करने के लिए, चाइना और इंडिया से व्यापार करने के लिए। तब इन्होंने है ना एक ट्रीटी करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसुलस। इन्होंने स्पेनिश और पुर्तगाली से कहा कि तुम लोग है ना भारत को ढूंढो, ठीक है। भारत से पहले भी ट्रेड हो रहा था लेकिन ओटोमन तुर्क के जीतने की वजह से
भारत से जो ट्रेड के साधन थे, एक ये आप देख रहे हैं सिल्क रूट और इधर से रेड सी रूट, इन दोनों साधनों को, इन दोनों रास्तों को है ना किसने कब्जे में ले लिया? ऑटोमन तुर्क ने। और 10 गुना ज्यादा लगान, 10 गुना ज्यादा टैक्स उस जगह पे चालू कर दिया। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं ये लोग? इन लोगों ने कहा कि हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे भारत को, भारत में जाने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए। अब दूसरा रास्ता ढूंढने के चक्कर में इन्होंने है ना अटलांटिक ओशियन, जो आपको स्क्रीन में दिख नहीं होगा, सॉरी, अटलांटिक ओशियन का मैं लगाना भूल गया। तो अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन से घूमते हुए वो गए और भारत की तरफ ऐसे जाने लगे। तो भारत की तरफ है ना वो जाने लगे ना, तो उसमें 1492 की एक बात है। युद्ध कब हुआ था? 1453, 1453 में। लेकिन जब है ना ट्रिटी ऑफ टॉर्डेसिलस हुआ था, ट्रिटी ऑफ टॉर्डेसिलस, इस टॉर्डेसिलस की ट्रिटी में पोर्तुगीज और स्पेनिश दोनों के बीच में था। उन्होंने एक लाइन खींच दी और वो लाइन अटलांटिक ओशियन के बीच में ही थी। उस लाइन में कहा कि ईस्टर्न साइड, मतलब इंडिया का जो साइड है वो ढूंढेंगे पोर्तुगीज, और जो वेस्टर्न साइड है उसे ढूंढेंगे स्पेनिश। मतलब भारत को ढूंढने के लिए है ना एक तरह से है ना ट्रीटी करी गई, और उस ट्रीटी में है ना ईस्टर्न साइड जहाँ पे भारत है वहां पे पोर्तुगालीज ने कहा कि हम जाएंगे, यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि यहाँ पे भारत है कि नहीं है। और वेस्ट साइड में है ना स्पेनिश ने कहा कि हम इधर की साइड ढूंढेंगे कि भारत इधर है कि नहीं है। अब इस वक्त में है ना फिर शुरू होता है खेल। भारत ये पहुंच गए थे इधर की साइड से, नीचे से ये अफ्रीका के नीचे से भारत की साइड आ गए थे, कालीकट तट तट पे पहली बार आ चुका था, जिसका कि नाम था हॉकिंस। ठीक है, अब ये लोग पहुंच तो गए, लेकिन इसके बाद हम देखें एक बड़ी बात कि है ना इसी वक्त में आपने सुना होगा कि एक इंसान है जिसका क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस एक आम इंसान है, लेकिन इसने है ना जब ट्रीटी हुई थी ना टॉर्डिसिलस की, तब है ना इसने, ये स्पेनिश का इंसान है, स्पेनिश का है, तो इसने है ना वेस्ट सी को ढूंढने, मतलब वेस्ट साइड में जाने की करी। अब ये वेस्ट में गया और इसने अमेरिका की खोज कर ली। अब आप सोचेंगे अमेरिका की खोज कर ली, ये मतलब क्या कि अमेरिका पहले अस्तित्व में नहीं था क्या? बात सिर्फ इतनी सी है। आप देखते हो अफ्रीका, देखो एक बात ध्यान से देखो, देखिए ये यूरोप स्थल से, मतलब कि लैंड एरिया से जुड़ा हुआ है एशिया से, ठीक है, और अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तीनों कॉन्टिनेंट तो है ना अस्तित्व में दिखते थे, लेकिन किसी ने उस वक्त में समुद्र के आसपास जाने की कोशिश ज्यादा नहीं की। लोग थोड़ी सी दूरी करने की सोचते थे, लेकिन जहां पे यूरोप को दिखता था कि वेस्ट में अथाह समुद्र है, उस अथाह समुद्र में जाने की मूर्खता तो वो करते ही नहीं। तो उन्होंने इसलिए है ना वेस्ट में जाने की जब सोची नहीं थी, उस वक्त में है ना सब कुछ सही था, लेकिन जब जैसे ही वो वेस्ट में पहुंचे, तो सीधी बात, अमेरिका ने भी उस वक्त नहीं सोचा होगा ईस्ट में जाने की। तो जब वो वेस्ट में पहुंचे तो उनको मिला एक कॉन्टिनेंट जिसका कि नाम है अमेरिका। अब बताओ, केजीएफ देखी है? केजीएफ, है ना? हाँ, केजीएफ की सबने सुनी होगी, लेकिन असलियत यह है भारत के अंदर कोई केजीएफ का ऐसा एरिया नहीं है जहां पर है ना हम सोने को ढूंढ सकते हैं। जो भी ये पिक्चर होती है ना ये आपको कुछ सिखाती है, ठीक है ना? इस पिक्चर में सिखाया गया था कि एक ऐसी जगह है जिसका नाम है एल्डोराडो। क्या? एल्डोराडो। ये आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर, ये एल्डोराडो की है। एल्डोराडो जो कि अमेरिका में पाया गया, और ये अमेरिका में पाया गया, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई थी जब अमेरिका को है ना ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था। तो 1492 में इन्होंने ढूंढा था, और ढूंढते ही इन्होंने अमेरिका में एक आइलैंड देखा, बहामास आइलैंड। बहामास आइलैंड उस पे जैसे ही उतरे ना, तो उन्होंने अमेरिका के लोगों को कहा ये तो रेड इंडियंस हैं, मतलब लाल भारतीय, रेड इंडियंस। उन्होंने अमेरिका से कहा, अमेरिका के बारे में कहा। अब यूरोप में है ना जब ये वहां पे उतरे थे ना, तो काफी कुछ ऐसा था कि यूरोप में गोल्ड वगैरह दिखने लगे थे, गोल्ड थे, ऐसे सोना चांदी काफी ज्यादा थे। तो ऐसे में है ना ये यूरोप है ना लालची उस वक्त था, तो यूरोप ने करा कि है ना यार, ऐसी अफवाह फैला दी यूरोप ने, मिथ बनाने लगे कि है ना एक ऐसी सिटी है यहाँ पर, यूरोप मतलब अमेरिका में एक ऐसी सिटी है जो कि है फ्लेडेड सिटी ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड से बनाई गई है, गोल्ड से बना एक सोने से बना शहर है पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये मिथ उठा दी गई थी। इस मिथ को सच साबित करने के लिए है ना कई लोगों ने उस जगह को ढूंढा, उस जगह का नाम बनाया गया
एल्डोराडो। मैंने लिखा नहीं है क्या? सॉरी, या सॉरी लिखना भूल गया, लेकिन आप जानते हो एल्डोराडो के नाम से उस जगह को जाना गया। ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक इमेजिनरी है जो कि एल्डोराडो की है। आज भी उस जगह को ढूंढने के लिए कई सारे मिशन से चालू हैं एल्डोराडो को, लेकिन सच बताएं तो एल्डोराडो का कुछ अभी अस्तित्व नहीं है, कि है कि नहीं है किसी को नहीं पता अभी उसके बारे में। अब अगले स्लाइड पे हम आते हैं, तो अगली स्लाइड हमको दिखाती है कि जो थिंग्स थे जो कि फैलाए गए थे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, वो कौन कौन से चीजें थी। ठीक है, अमेरिका को है ना कैप्चर करने के लिए यूरोपियंस ने काफी कोशिश की, लेकिन उसमें एक जो स्पेनिश लोग थे जो कि अमेरिका में जा रहे थे, सीधी बात, स्पेनिश अमेरिका को खोजेगा, मतलब स्पेनिश वेस्ट को खोजेगा, वेस्ट में मिला अमेरिका। अब अमेरिका पे हक किसका? स्पेनिश का। लेकिन उस वक्त में कॉलोनीज बनाने की होड़ चालू हो गई। फ्रांस फ्रांस और इधर से ब्रिटेन, ये है ना कई लोग, डेनमार्क, दानिश, ये कहीं है ना एक साथ में मिल करके कहने लगे हम कॉलोनीज बनाएंगे। लड़ाई छिड़ गई, अमेरिका में जाने लगे, अमेरिका में कॉलोनीज बनाने के लिए कोशिश करी गई, लेकिन अमेरिका के लोग है ना उनको हरा देते थे हमेशा। तो तलवारों से जिसने युद्ध नहीं जीता वो थे स्पेनिश लोग। स्पेनिश लोग बड़े चालाक थे। इन्होंने है ना ग्लोबलाइजेशन का यूज करते हुए अपने साथ एक ऐसे इंसान को बैठा लिया जो कि स्मॉल पॉक्स से ऐसे जूझ रहा है, मतलब स्मॉल पॉक्स से, जिसको स्मॉल पॉक्स उस वक्त तक 1492 तक एक आम बीमारी हो चुकी थी। उस वक्त में है ना उसकी वैक्सीन आ चुकी थी स्मॉल पॉक्स की, और ज्यादा मौत नहीं हो रही थी स्मॉल पॉक्स से। लेकिन अमेरिका, जो कि लिंक ही नहीं है, जो कि अभी अभी है ना 1492 में दिखने लगा है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा ही बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जहां पर है ना एक एल्डोराडो नाम से गोल्ड सिटी पाई, मतलब पाने की आशंका है। तो उस जगह पर हर कोई का मन होगा कि हम जाएं और है ना उस गोल्ड सिटी को ढूंढें, और फिर हमारा होगा सब कुछ वहां पे, हम राजा बनेंगे इस पूरी दुनिया के। तो ऐसी ऐसी चीजों की वजह से उन लोगों ने है ना अमेरिका पे काफी अटैक किए, लेकिन अमेरिका से जीते नहीं। अब ऐसे में स्पेनिश ने अपना दिमाग लगाया, और स्पेनिश ने एक बीमारी थी जो कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पहुंचा दी, जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को पहुंचा दिया कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका के लोग है ना इतने ज्यादा उस चीज से जूझे नहीं थे, मतलब पहले अमेरिका के अंदर ये बीमारी नहीं थी जब तक है ना यूरोपियंस नहीं गए वहां पे। लेकिन जैसे ही अमेरिका के अंदर ये बीमारी गई, तो पहली बात, इम्यून सिस्टम अमेरिका के लोगों का इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इतना ज्यादा स्ट्रांग था ही नहीं, बहुत हल्का था। और साथ ही साथ में वहां पे वैक्सीन भी नहीं पहुंची थी। तो स्पेनिश ने जैसे ही ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी वहां पे पहुंचाई, तो लोगों का इम्यून है ना बहुत कमजोर होने की वजह से वो लोग मरने लगे, और ज्यादातर वहां की पॉपुलेशन मर गई, डेथ हो गई उनकी स्मॉल पॉक्स से डिजीज की वजह से। तब स्पेनिश ने वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया, और अमेरिका में स्पेनिश ने राज किया कुछ वक्त तक। ठीक है ना? अब बात उठती है कि अमेरिका के अंदर जो स्पेनिश थे ना वो रहे थे कुछ वक्त तक, लेकिन अमेरिका के अंदर से क्या क्या फेमस चीजें निकाली गई थी, जैसे कि अमेरिका का गोल्ड ठीक है, अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें भी थी, जैसे कि आलू, टमाटर। ये चीज हम अमेरिका से ही देखें, अपने भारत में देखें या फिर किसी और जगह पे देखें। तो देखो, ट्रैवलिंग थिंग्स कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से है ना ट्रैवलर, कौन कौन से थे ऐसे लोग जो कि है ना ट्रैवल करते थे उस वक्त में ट्रैवल करते थे ट्रेड, व्यापार के नाम पर। लेबर माइग्रेट्स, जो कि काम करने के लिए मजदूर होते थे ना, वो भी ट्रेड, मतलब वो भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे। कैपिटल फ्लो, काफी सारे लोग थे जिनके पास है ना काफी कुछ अमाउंट था, काफी कुछ है ना बड़ा कैपिटल था, अच्छे खासे मतलब एक तरह से कहा जाए तो अमाउंट, जिससे कि वो किसी बिजनेस को चालू कर सके था। तो वो लोग अपना कैपिटल लेते और लेकर है ना दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरी कंट्री में, दूसरे सिटी में चले जाते। तो ये किसके थ्रू हुआ? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ। तो इस तरह से ये जाते और वहां पे इन्वेस्ट करते। हाँ, तो यहाँ तक मेरे को यकीन है आपको समझ में आया होगा, मैं धीरे धीरे हर चीज को एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। अब देखो, अब हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में। ये ब्रिटेन की केस स्टडी कुछ इस तरह से है कि जब ब्रिटेन है ना 19th सेंचुरी में था, 19वीं शताब्दी में, तब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू किया गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रीज का आना जाना चालू हुआ, इंडस्ट्रीज लगना चालू हुआ सबसे पहले ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को लगाया गया।
तो ब्रिटेन के लोगों ने जब इंडस्ट्रीज लगाई ना, तो सबसे पहले उन्होंने देखा यार ये इंडस्ट्रीज तो लगा दी, लेकिन मोबिलिटी कहाँ से करें, मतलब कि है ना ट्रांसपोर्ट कहाँ से लाएं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। सामान को अगर समय पे नहीं पहुंचाया तो वो सामान बिगड़ जाएगा। कहीं पे हमने फल वगैरह का कुछ मैन्युफैक्चर किया, चिप्स वगैरह बनाई, तो उनको है ना समय पे बाहर नहीं पहुंचाया। आज तो पैकेट्स में आती है नाइट्रोजन की गैस मिलके, लेकिन उस वक्त में पैकेट्स थोड़ी थे। तो अब जैसे कि आलू को काट करके है ना उसको चिप्स बना दिया, तो उस चिप्स को टाइम से नहीं पहुंचा पाया अगर, तो फिर क्या होगा, सारी की सारी चिप्स बर्बाद, खत्म, खराब हो जाएंगी। तो ऐसी चीज के लिए है ना लोग सोचने लगे। इस वक्त में ब्रिटेन ने सोचा एक ऐसा तरीका जो कि आज के वक्त में हम कहते हैं रेलवे। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ इतना किया कि इन्होंने अपना दिमाग चलाया। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ हमेशा दिमाग को देखो, लॉजिक लगाओ। इन्होंने जो घोड़ा गाड़ी आती है ना, घोड़ा गाड़ी को क्या होता है, घोड़ा गाड़ी को घोड़ा है ना खींचता है अपने साथ, तो घोड़े को हटा करके उसने उसी गाड़ी में है ना स्टीम इंजन लगा दिया, स्टीम इंजन, स्टीम मोमोज उसकी तरह समझो, स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन लगा दिए, और स्टीम इंजन से है ना वो गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं इसमें है ना, ये जो मैंने एक पीएनजी लगा रखा है रेलवे का, रेल का, तो उसमें है ना देखो ऊपर की साइड से स्टीम निकल रही है, अंदर से फिर वो गाड़ी है ना आगे आगे चल रही है ऐसे। तो ऐसा स्टीम इंजन लगा दिया, और इससे एक नया इन्वेंशन हुआ जो कि कहा गया रेलवे। ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी के अंदर रेलवेज है ना लाई गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। अब इसमें है ना क्या किया गया, माइग्रेट्स हुए पीपुल्स, लेबर्स माइग्रेट्स हुए, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे थ्रू रेलवेज। फिर कैपिटल फ्लो हुआ, सेटलमेंट टू लेबर। जब लोग आएंगे, लोग बहुत सारे अपने यहाँ पे आ जाएंगे, एक जगह पर आ जाएंगे, तो उनका रहना खाना पीना, उनको सैलरी देना, उनके इंसेंटिव्स देना, उनको है ना अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये सब भी तो करना पड़ता है ना। तो ये सब कैसे करेंगे, कैपिटल के थ्रू। तो ऐसे में है ना जब है ना लोगों की एक जगह पे संख्या बढ़ने लगी, तो कई सारे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हुए, वो वहां पे आए, उन्होंने इंडस्ट्रीज में है ना अपना पैसा लगाया, ऐसे कैपिटल भी फ्लो हुआ। ठीक है। अब ये कैपिटल फ्लो के बाद क्या होता है, देश ग्रोथ करेगा, दुनिया मतलब जो देश है जिसमें है ना इंडस्ट्रीज है उसमें है ना वो देश ग्रोथ करेगा, वो देश आगे बढ़ेगा, वो है ना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा, अपनी जीडीपी इंप्रूव करेगा, अपनी एनडीपी इंप्रूव करेगा, और साथ ही साथ में अपना है ना जो फॉरेन रिजर्व वगैरह है उनको इम्प्रूव करेगा, साथ में अपने लोगों को है ना एक स्टैंडर्ड लाइफ देगा, और कई सारी चीज़ों को उस देश में मंगाएगा, जिससे कि है ना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो, मशीनरी लाएगा, टेक्नोलॉजीज लाएगा, ऐसी कई सारी चीज़ें आएंगी ना। तो ऐसी चीज़ों के बाद ये सब क्या होगा, ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद फिर से जब नई नई चीज़ें आएंगी तो फिर से लेबर्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड आएगी लेबर्स की, तब फिर से लेबर्स आएंगे। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं ना एक माइंड मैप है, और ये माइंड मैप में बताया गया है कि ब्रिटेन के अंदर की केस स्टडी है। ब्रिटेन ने है ना रेलवे को इन्वेंट किया, स्टीम इंजन लगाकर घोड़े गाड़ी में, घोड़े को हटा करके स्टीम इंजन लगा दिया, और रेलवे का इन्वेंशन किया। और रेलवे का इन्वेंशन करते ही जो लोग थे ना वो एक जगह से माइग्रेट होते हुए सिटीज में आने लगे, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज में काम कर सकें। वहां पर फिर उन लोगों की देखा देखी जिनके पास काफी सारा अमाउंट था, वो कैपिटल्स अपनी है ना लाने लगे, कई लोग ऐसे जिनके पास काफी सारा अमाउंट था, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे उस जगह पर, तो वो लोग भी आने लगे, लोगों की भीड़ देखकर कि अब यहाँ पे हमारा सामान भी बिकेगा तो हम कैपिटल यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो भी आने लगे, कैपिटल फ्लो हुआ। कैपिटल के साथ साथ उस देश की है ना ग्रोथ होने लगी, वो देश है ना आगे तरक्की करने लगा, और तरक्की करने लगा तो फिर से मजदूरों की जरूरत, जिससे कि ना आगे और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो ये एक पूरी की पूरी केस स्टडी है जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है ना। अब इसके बाद चलो 1890 का हम कल देखेंगे। मेरे को यकीन है कि मैं यकीन कर सकता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ इजीली से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ में अड़चन आई हो तो बताइएगा कि है ना मैं क्या उसमें सुधार कर सकता हूँ, और है ना आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस वक्त, क्योंकि मैं ट्राई पूरी कर रहा हूँ। आपके ना कमेंट्स आते हैं ना लाइक, कई ऐसे हैं जो आते हैं और आके सीधे भाग जाते हैं बिना लाइक करे, मतलब वीडियोस तो थोड़ी बहुत देखेंगे वो और चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करो यार। आप लोग है ना खुद देखो, अभी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं है ना ऐसे बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ सेशन को, और शॉर्ट भी अब मैं करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब में चूके ना, और साथ ही साथ में कमेंट भी करके बताएं कि है ना आपको कैसा लगा सेशन। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, जो कि होगा द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड
इसका अगला पार्ट कल ही मैं जल्द से जल्द आपके लिए लाऊंगा, ठीक है ना। बाय बाय।